है। सीपीसी आपका चल रहा था और सेक्शन चल रहा था आपका 47। 47 से में ये बताया जा रहा था कि वे कौन से क्वेश्चन हैं या वे कौन से प्रश्न हैं जिसका डिटर्मिनेशन या जिस पर निर्णय या जिसका अवधारण जो डिक्री का निष्पादन करा रहा है न्यायालय वह कर सकता है। यानी कि डिक्री को जो न्यायालय एग्जीक्यूट करा रहा है वह न्यायालय उन प्रश्नों का निर्धारण कर सकता है। इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है, एक तो आपका प्री का बनता है क्वेश्चन कि किन प्रश्नों का अवधारण कर सकता है, और दूसरा एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि क्या एग्जीक्यूटेड कोर्ट यानी कि जो न्यायालय डिक्री को लागू करा रहा है क्या डिक्री के बिहाइंड जा सकता है कि नहीं, डिक्री के पीछे जा सकता है कि नहीं, अर्थात क्या डिक्री वैलिड है कि नल्टी है यानी कि आपका वैध है कि आपका अकृत या शून्य है, क्या इसकी जांच कर सकता है कि नहीं। एक क्वेश्चन 47 से ये भी बनता है। तो आपका शुरुआत किया गया था 47 से, फिर एक बार देखिए और उसके बाद से आपका मैंने और चीजें बताई जाए। देखिए आपका बताया गया प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा, यानी कि जो न्यायालय, एक उदाहरण सबसे अच्छा है कि एक उदाहरण आपका बना लिया जाए। मान लीजिए ए और बी में मुकदमा चला था और ए ने बी से 10,000 रुपये की मांग की थी कि हमारा उधार लिया है, और ए के पक्ष में डिक्री पारित की गई है और इस डिक्री को एग्जीक्यूट या निष्पादित या प्रवर्तित कराया जा रहा है, यानी कि बी से 10,000 रुपया किसको अब दिलवाया जा रहा है, ए को। तो यहाँ आपको गौर ये करना है कि जो न्यायालय बी से ए को, ये आगे बैठिए भाई इधर, हाँ बैठिए, अंदर अंदर बैठने दीजिए भाई। अब यहाँ ये समस्या आती है कि जो न्यायालय बी से ए को 10,000 रुपया दिलवा रहा है उस वह न्यायालय की वो उस न्यायालय को क्या क्या पावर होगा। तो पावर के लिए हमने किस सेक्शन में बताया था, 42। और अगर कोई निष्पादन के दौरान कोई विवाद या डिस्प्यूट या क्वेश्चन उठता है तो किन किन क्वेश्चनों को सॉल्व ये न्यायालय कर सकता है, इसके लिए कहाँ प्रावधान किया गया है, 47। ये दोनों धारा याद रखिए। पावर क्या होगा ये कहाँ हमने बताया, 42 में। और किन क्वेश्चनों पर किन क्वेश्चनों का डिटर्मिनेशन आपका यह कोर्ट कर सकता है उनकी बात कहाँ की गई है, सीपीसी में 47। देखिए आपका एक एक फिर सब देखा जाए तो वे सभी प्रश्न जो उस वाद के पक्षकारों यानी कि सूट ऑफ पार्टी या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं जिसमें डिक्री पारित की गई थी और जो डिक्री के निष्पादन माने एग्जीक्यूशन, उन्मोचन यानी कि डिस्चार्ज या तुष्टि से संबंधित है, डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा न कि सेपरेट या पृथक वाद द्वारा अवधारित किए जाएंगे। तो जो क्वेश्चन बना था कि 47 के तहत डिक्री निष्पादित करने वाला न्यायालय किन प्रश्नों का अवधारण कर सकता है, तो जो डिक्री के निष्पादन से संबंधित हो, जो डिक्री के उन्मोचन से संबंधित हो, और जो डिक्री की तुष्टि माने क्या डिक्री में दी गई रकम दे दी गई है कि नहीं, अगर इस बात से क्या हो रिलेटेड, और इसके लिए कोई नया वाद नहीं लाया जाएगा।
यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप सेपरेट सूट नहीं लाएंगे। जो न्यायालय डिक्री को एग्जीक्यूट करा रहा है वही न्यायालय उसी दौरान उस विवाद का भी निपटारा करेगा, यानी कि उसका क्या करेगा, डिटर्मिनेशन, अलग से वाद नहीं। अर्थात यह सेक्शन भी फर्दर सूट का बार करती है, यानी कि अपरवाद का वर्जन करती है, अतिरिक्त वाद का वर्जन करती है कि डिक्री के निष्पादन से संबंधित जितने भी विवाद हैं उनके लिए आप नया वाद नहीं ला सकते। वहीं उसी समय उसका क्या किया जाएगा, निपटारा। और कौन निपटारा करेगा, जो डिक्री को एग्जीक्यूट करा रहा है न्यायालय, यानी कि निष्पादित करा रहा है। अगला देखिए जहां यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि है या नहीं है, तो वहां भी वह प्रश्न कौन निर्धारित करेगा, तो डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय। यानी कि अगर बी ए मर जाता है तो ए का विधिक प्रतिनिधि सी है कि नहीं, और अगर बी मर जाता है तो बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव डी है कि नहीं। क्या इसके लिए नया मुकदमा दायर किया जाएगा कि इसका निर्धारण भी निष्पादन न्यायालय ही करेगा, तो इसका निर्धारण भी कौन करेगा, निष्पादन न्यायालय। अगला देखिए, इतना बताया गया था। दो एक्सप्लेशन है वही आपका रुका था। देखिए पहला एक्सप्लेशन वह वादी यानी कि वह प्लेंटिफ जिसका वाद डिसमिस या खारिज हो चुका है और वह प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद खारिज हो चुका है इस धारा के प्रयोजन या पर्पज के लिए सूट के पार्टी यानी कि वाद के पक्षकार माने जाएंगे। तो आइए एक उदाहरण इसी को देखना है। ए ने बी के अगेंस्ट में सूट दायर किया, वाद दायर किया और ए का वाद खारिज हो गया, तो क्या ए वाद का पक्षकार माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। यानी कि जिस वादी का वाद खारिज हो गया वह वादी भी वाद का पक्षकार माना जाएगा। अब बी पर आइए। चूंकि बी डिफेंडेंट या प्रतिवादी था तो और वादी का वाद खारिज हो गया, तो उस वाद में जो प्रतिवादी था यानी कि आपका, वह भी क्या माना जाएगा, वाद का पक्षकार। यानी कि कुल मिलाकर ये लाइन एक लाइन आया कि अगर कोई किसी प्लेंटिफ या वादी ने वाद दायर किया, उसका वाद खारिज हो गया, तो वादी भी वाद का पक्षकार माना जाएगा जिसका प्लेंट डिसमिस हो चुका है, और वह प्रतिवादी भी वाद का पक्षकार यानी कि आपका पार्टी आप सूट मानी जाएगी जिसके विरुद्ध आपका वाद खारिज हुआ है। इसका मतलब कि जो विरोधी पक्षकार उस मुकदमे में था वह भी उस मुकदमे का क्या माना जाएगा, पक्षकार, भले ही वादी का वाद उस मामले में क्या हो चुका हो, खारिज। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 ये बताता है कि डिक्री के निष्पादन के लिए विक्रय में संपत्ति का जो क्रेता है यानी कि इसका मतलब जो बायर है वह भी आपका इस धारा के प्रयोजन के लिए वाद का पक्षकार यानी कि पार्टी वाद का पक्षकार माना जाएगा। तो आइए आपका मान लीजिए कि न्यायालय डिक्री को एग्जीक्यूट करा रहा है। तत्पश्चात बी के पास एक मकान था। इस मकान को न्यायालय ने अटैच या जब्त या कुर्क किया और कुर्क करके नीलामी करवा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया था कि जो नीलामी होती है वह प्रपोजल है कि प्रपोजल के लिए इनविटेशन है। हाँ, यानी कि नीलाम करता ये चाहता है कि आप हमारे पास आइए, हमसे प्रपोजल करिए, यदि हमारी इच्छा हुई तो आपका प्रपोजल हम एक्सेप्ट करेंगे,
या एक्सेप्ट करने से क्या कर देंगे, इनकार। तो नीलाम करवाया गया और नीलाम करके सेल किया गया यानी कि बेचा गया, और खरीदने वाला बना लिया जाए किसको, सी को। अब समस्या ये है कि डिक्री के निष्पादन में या एग्जीक्यूशन में जो प्रॉपर्टी बेची गई है, यानी कि डिक्री के निष्पादन में जो संपत्ति बेची गई है, सेल की गई है नीलाम करके, तो जो व्यक्ति या जो व्यक्ति उस संपत्ति को खरीदा है वह मुकदमे का पक्षकार नहीं था, लेकिन सेक्शन 47 के लिए वह भी मुकदमे का पक्षकार माना जाएगा। यानी कि इसका मतलब कि अगर सी को लेकर या इस नीलामी को लेकर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो अलग मुकदमा नहीं दायर होगा। कॉमन कोर्ट इस प्रश्न का भी डिटर्मिनेशन करेगा, निष्पादन न्यायालय, यानी कि जो न्यायालय डिक्री को क्या करा रहा है, लागू। यानी कि नीलामी जो क्रेता होता है, आपका बताया जाएगा 65 में उधर आएगा आगे, यानी कि एक दो दिन कम से कम मान के चलिए लगेगा अभी उसमें, तो आपका आगे अभी उसके बारे में बताया जाएगा। उसको लिमिटेशन से भी थोड़ा जोड़ कर पढ़ना है क्योंकि उसमें संशोधन हुआ है परिसीमा में, तो अभी ना जानिए। अभी ये जानिए कि जो नीलामी में आपका प्रॉपर्टी खरीदा है वह भी इस धारा के लिए वाद का पक्षकार माना जाएगा, और उससे संबंधित जो भी विवाद होंगे अलग से मुकदमा नहीं होगा। इसी निष्पादन न्यायालय द्वारा ही उन विवादों का क्या किया जाएगा, निस्तारण। अगला देखिए क्लास बी, देखिए ऐसी संपत्ति के क्रेता को या उसके प्रतिनिधि को कब्जा देने से संबंधित सभी प्रश्न इस धारा के अर्थ से आपका निष्पादन उन्मोचन इत्यादि से संबंधित प्रश्न समझे जाएंगे। यानी कि अब इसमें आइए वह मकान नीलाम हुआ और सी खरीदा। भाई कौन खरीदा है, सी। यानी कि फिर एक बार इसी उदाहरण को आगे बढ़ाया जाए, इसी में समाहित करना है। भाई ए ये मांग किया कि हजूर बी का मकान कुर्क करके यानी कि जब्त किया जाए, अटैच किया जाए, इसको नीलाम करवाया जाए, नीलाम करके बेचवाया जाए, और बेचने से जो पैसा आएगा उसी में से हमारा 10,000 रुपया क्या किया जाए, वापस मैंने दिलवाया जाए, डिक्री को लागू करा जाए। तत्पश्चात आपका ये अब समस्या ये आती है कि भाई सी ने यह मकान खरीद लिया नीलामी में, तो सी को इस मकान पर पजेशन भी चाहिए, कब्जा भी चाहिए। तो मान लीजिए कि सी इस मकान पर कब्जा पाया, नहीं पाया, क्या दिक्कत आई, क्यों नहीं पाया। अगर इस बारे में कोई डिस्प्यूट पैदा हो, कोई विवाद पैदा हो कि क्या नीलामी का क्रेता संपत्ति पर कब्जा पाया कि नहीं पाया, तो पजेशन से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट होंगे वह डिस्प्यूट अलग मुकदमा नहीं लाया जाएगा, ये निष्पादन न्यायालय द्वारा ही उसको क्या किया जाएगा, निपटारा। यानी कि कुल मिलाकर ये एक लाइन आप कह सकते हैं, किसी नीलामी क्रेता है और जो नीलामी में वस्तु उसे प्राप्त हुई है, अगर वह कब्जा लेने गया और कोई कब्जा लेने के दौरान या उसके पूर्व कोई डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया कब्जे को लेकर मकान के, तो इसके लिए सेपरेट सूट दायर नहीं किया जाएगा, बल्कि इस प्रश्न का अवधारण कौन करेगा, तो जो न्यायालय डिक्री को क्या करा रहा है, एग्जीक्यूट। अब आइए कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखा जाए भाई ये क्वेश्चन आपका मेंस में भी बनता है और आपका ये बेयरएक्ट से कवर नहीं होगा, ये आपका अलग क्वेश्चन बनता है, ये बेयरएक्ट में नहीं मिलेगा, ये आपका अलग क्वेश्चन है लेकिन 47 से ही रिलेटेड है
देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है भाई आपका टिप्पणी में। टिप्पणी में ये बनता है कि क्या निष्पादन न्यायालय यानी कि जो एग्जीक्यूट कराने वाला कोर्ट है डिक्री का, क्या वह डिक्री की वैलिडिटी या डिक्री की वैधता की जांच कर सकता है कि नहीं। अर्थात दूसरी भाषा में, क्या एग्जीक्यूशन कोर्ट डिक्री के बिहाइंड जा सकता है कि नहीं, डिक्री के पीछे जा सकता है कि नहीं। अर्थात इसका मतलब, क्या इस बात को वह देख सकता है कि जो डिक्री हमारे यहाँ आई है और जिस डिक्री को हम लागू करा रहे हैं वह डिक्री वैध है या अवैध है, यानी कि वैलिड है कि इनवैलिड है। क्या इस बात की जांच करने का अधिकार निष्पादन न्यायालय को है कि नहीं। तो आइए देखा जाए, एक बार उदाहरण बनाइए। मान लीजिए आपका ए बी में मुकदमा चला, ए जीता और प्रयागराज के न्यायालय द्वारा आपका कह सकते हैं निर्णय दिया गया, डिक्री पारित की गई और इसका निष्पादन कहाँ कराना है, बनारस में। तो बनारस में जब इसको एग्जीक्यूट कराना है तो मैं सेक्शन याद रखिएगा 39 क्या कहती हैं कि प्रयागराज का न्यायालय ए के एप्लीकेशन पर इस डिक्री को सेंड कर देगा कहाँ, बनारस। और बनारस के न्यायालय को क्या शक्ति होगी, 42। और निष्पादन में किन प्रश्नों को यह सॉल्व कर देगा, इसके लिए कौन सी धारा बताई गई, 47। अब आइए देखिए आपका कह सकते हैं कि नियम क्या है। जनरली सामान्यतः यह माना जाता है कि निष्पादन न्यायालय, यानी कि उदाहरण भी पकड़े रहेगा, इस उदाहरण में बनारस का न्यायालय, यानी कि जनरली यह प्रिज्यूम किया जाता है, यह कल्पना की जाती है कि जो डिक्री निष्पादन के लिए किसी दूसरे न्यायालय को भेजी गई है, ये दूसरा न्यायालय, यानी कि इस उदाहरण में दूसरा न्यायालय कौन है, बनारस का, ये प्रिज्यूम करके चलता है, ये मान कर चलता है कि जो डिक्री उसे भेजी गई है वह सही है, वैलिड है, यानी कि उसमें कोई दोष या फॉल्ट नहीं है। यानी कि जनरली सामान्यतः ये मानकर चला जाता है कि जो डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई है वह एक वैध डिक्री है, यानी कि वैलिड है और विद्यमान है। अर्थात इसका मतलब दूसरी भाषा में ये हुआ कि जब प्रयागराज का न्यायालय डिक्री को बनारस सेंड किया है तो बनारस का न्यायालय ये अनुमान लगाकर चलेगा कि यह डिक्री सही है, सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय ने पारित की और यह डिक्री वैध भी है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूटेड कोर्ट, यानी कि जो न्यायालय डिक्री का निष्पादन करता है वह सामान्यतः वह उसके पीछे नहीं जा सकता, बिहाइंड नहीं जा सकता, यानी कि डिक्री की वैधता की छानबीन करने का हक उसे नहीं है। यानी कि बनारस का न्यायालय इस बात की छानबीन नहीं कर सकता, इस बात की जांच नहीं कर सकता कि क्या प्रयागराज के न्यायालय ने जो डिक्री पारित की है वह गलत है कि सही है, यानी कि आपका रॉन्ग है कि ट्रू है, इसका मतलब कि इनवैलिड है कि वैलिड है। क्योंकि ये मानकर चला जाता है कि जो डिक्री आपके पास आई है वह क्या होगी, सही। लेकिन, अब लेकिन भी लगाना है भाई, लेकिन लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जहां की निष्पादन न्यायालय डिक्री की वैधता की जांच कर सकता है और उन्हीं अपवादों को याद रखना है। यानी कि इसका मतलब कि कब बना इस उदाहरण में बनारस का न्यायालय जो उसे डिक्री भेजी गई है उस डिक्री की वैलिडिटी की जांच कर सकता है
देखिए आपका यही आपका जो आधार है ये इंटरव्यू में भी काम करेगा और आपका मेंस में भी काम करेगा। अगर प्री में आ जाता है तो वहाँ भी काम करेगा। एक और सूचना बता दिए भाई फिर आप लोगों को भी, आपका जो एपीओ का एग्ज़ाम होने की संभावना है 15 जून से 30 जून के बीच में है। यानी कि आपका जून माने जून लास्ट तक एपीओ का प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें वैकेंसी हो सकता है 2-4 दिन या 10 दिन में आ जाए, माने जल्दी ही विज्ञापन आयोग लगा है विज्ञापन तैयार करने में। तो आप लोग आप लोग एपीओ जो लोग पढ़ना चाहते हैं शाम को अभी बैच चल रहा है, यानी कि शाम को लगातार आपका आईपीसी सीआरपीसी चल रहा है और आगे प्रयास किया जाएगा। सुबह भी 1-2 सब्जेक्ट फंसे हैं तो उसको निकल जाए, तब आपका 11 बजे के बाद एक सब्जेक्ट लगाया जाएगा। लेकिन अभी सुबह हमें लगता है टीपीए आपका समाप्त होने के बाद ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि 1-2 सब्जेक्ट उधर फंसे हैं, पहले उसको निकाल लिया जाए तब। टीपीए में 2-3 चैप्टर बचे हैं, ज़्यादा बचा नहीं है। तो आपका अभी ऑनलाइन भी चल रहा है भाई, जो लोग घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं शाम को नहीं आ पाते तो अब उपेक्षा न बरतें, अपना आईपीसी सीआरपीसी क्या करते रहें, पढ़ते रहें। देखिए आपका और पुलिस एक्ट और एविडेंस का पूरा वीडियो उपलब्ध है, फिर एक बार सूचना दे दी जाए। एविडेंस का पूरा 86 वीडियो आपका ऐप पर उपलब्ध है और पुलिस एक्ट अभी शाम वाले पीरियड में चला भी था, पूरा एक मैंने पढ़ाया भी गया और फिर लास्ट में एक बार दोहराना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वैकेंस जब एग्जाम रहता है तो स्मृति ताज़ा भी करानी पड़ती है, मेमोरी क्या करानी पड़ती है। तो एविडेंस की एक धारा कम से कम याद रखे, कौन सी धारा है, 159। मेमोरी क्या करिए, स्मृति ताजा करिए। तो आगे देखिए आपका फिर एक बार देखिए भाई, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन आपका है जहां की जो न्यायालय डिक्री का निष्पादन करा रहा है वह डिक्री की वैलिडिटी या वैधता की जांच कर सकता है। अगर डिक्री वायड हो, यानी कि अगर डिक्री क्या है, शून्य है। अब आप लोग बताइए कि कब डिक्री आपका ये माना जाएगा कि वह शून्य है। तो पहला नियम ये निकला कि अगर कोई अनसाउंड पर्सन है, यानी कि अगर कोई चित्त विकृत व्यक्ति है, यानी कि अगर कोई सामान्य भाषा में कहिए पागल व्यक्ति है या कोई माइनर है, अगर यह प्रतिवादी या डिफेंडेंट था तो कानून ये कहता है कि इनके लिए, इनके बचाव के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जिसे आपका गार्जियन एड लिटेम, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है, नहीं वादार, हाँ, वहाँ वादार संरक्षक, क्योंकि नेक्स्ट फ्रेंड कहा जाता है जब वादी की ओर से नियुक्त होगा। और एमपी में आया भी था, प्रतिवादी की ओर से जब बचाव के लिए नियुक्त होगा तो गार्जियन एड लिटेम, यानी कि वादार्थ संरक्षक। यानी कि इसका मतलब फिर एक बार देखिए, फिर बताना पड़ेगा उदाहरण भाई नए लोगों को। देखिए उदाहरण से समझिए पहले, ए ने बी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। तो अगर ए आपका पागल है, सामान्य भाषा में अनसाउंड माइंड वाला है, या माइनर है यानी कि अप्राप्त वय है या अवयस्क है, तो ऐसी दशा में ए की ओर से ए का पक्ष रखने के लिए एक नेक्स्ट फ्रेंड नियुक्त किया जाएगा कोर्ट द्वारा, यानी कि वाद मित्र, जो किसकी बातें कोर्ट में रखेगा, ए की। तो वाद मित्र किसकी ओर से नियुक्त किया जाता है, वादी की प्रतिवादी की ओर से। और किसके लिए, अगर वादी अवयस्क हो, यूपीजे में आया था, वादी अवयस्क हो, वादी अनसाउंड माइंड हो, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मैं क्या बताया, केवल पागल बताया कि अवयस्क की दोनों, दोनों भाई अगर ये है।
तो इसके लिए नेक्स्ट फ्रेंड बाद मित्र नियुक्त किया जाएगा जो इसका मामला देखेगा। अगर जिसके विरुद्ध या जिसके अगेंस्ट में सूट फाइल किया गया है, अगर वह व्यक्ति ही आपका माइनर है, अनसाउंड माइंड है, यानी कि डिफेंडेंट या प्रतिवादी अवयस्क हैं, या सामान्य भाषा में पागल कहिएगा ना, मैं कह रहा हूँ, अनसाउंड माइंड या चित्त विकृत या विकृत चित्त कहिएगा, ये नहीं कि पागल ना कह दीजिएगा। आपका फिर बता दिया जाए, समझाने के लिए पागल शब्द का यूज किया जाता है। आपका पूछा भी जाता है कि शुद्ध शब्द क्या है, तो अनसाउंड माइंड। आइए देखिए, अगर बी पागल हैं, अवयस्क हैं, तो बी की ओर से रक्षा करने के लिए, बी की बात कोर्ट में रखने के लिए बी की ओर से क्या नियुक्त न्यायालय करेगा? गार्जियन एड लिटेम, उसको हिंदी में कहते हैं वादार्थ संरक्षक। तो अगर बी पागल या अवयस्क था और वादार्थ संरक्षक नियुक्त ही नहीं किया गया और बी के अगेंस्ट में डिक्री पारित कर दी गई, तो ऐसी दशा में कानूनन वह जो डिक्री होगी वह नल एंड वाइड होगी, यानी कि अकृत और शून्य होगी, या एक लाइन में हम शून्य भी कह सकते हैं, लेकिन एक शब्द टर्म यूज किया जाता है नल एंड वाइड, यानी कि अकृत और क्या शून्य। और जो न्यायालय 47 के तहत डिक्री का निष्पादन कर रहा है सीपीसी की, अब उस न्यायालय में ये मुद्दा उठाया जा सकता है, और जैसे ही उस न्यायालय में ये मुद्दा उठाया गया, अब वह न्यायालय डिक्री की वैलिडिटी की जांच कर सकता है, और ये जांच कर सकता है कि क्या डिक्री पागल या अवयस्क के विरुद्ध पारित की गई है, तो क्या इसका उचित प्रतिनिधित्व किया गया था कि नहीं। अगर नहीं किया गया था तो निष्पादन न्यायालय उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने से क्या कर देगा, इनकार। तो पहला अपवाद मिला जहां वैलिडिटी की क्या कर सकता है, जांच। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें यह है कि यदि डिक्री मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित की गई है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई डिक्री मृत व्यक्ति के अगेंस्ट में पारित की गई है, तो फिर इसी उदाहरण को देखिए। ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया, मुकदमे के दौरान ही कौन मर गया, बी। तो आप लोग बताइए, पढ़ना भी आगे आपका 22 में, आर्डर 22 में पढ़ना भी है कि जब भी मुकदमे के दौरान मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो बी की जगह पर डिफेंडेंट या प्रतिवादी किसे बनाया जाएगा, तो बी के विधिक प्रतिनिधि को बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा, विधिक प्रतिनिधि। समय पूछा जाता है कितने दिन के अंदर विधिक प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर ला देना चाहिए, उसके लिए लिमिटेशन पीरियड कितना है, 19 डेज। कितना है, 90 दिन। अब मान लीजिए बी मर गया और 90 दिन के अंदर बी की जगह पर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव सी रखा ही नहीं गया, और इस बात का नॉलेज है कि बी मर चुका है, फिर भी न्यायालय बी के विरुद्ध ही डिक्री पारित करता है। तो अगर प्रतिवादी मर गया है, डेथ हो गई, और मरे हुए व्यक्ति के विरुद्ध आप क्या दे रहे हैं, डिक्री, और यह जानते हुए कि ये क्या हुआ है, मर गया है, तो बताइए वह डिक्री वैलिड होगी कि वाइड होगी, यानी कि वैध होगी कि शून्य होगी, शून्य होगी, क्योंकि किसके विरुद्ध ये डिक्री पारित की गई है, जो व्यक्ति क्या हुआ है, मर चुका है। तीसरा देखिए, आपका तीसरा ये है कि जो डिक्री में बातें कही गई हैं वह आपका एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस मतलब संदिग्ध है, संदिग्ध का मतलब अस्पष्ट है, यानी कि जो डिक्री में बातें कही गई हैं वह क्लियर नहीं है,
एम्बिगुअस है, उसमें संदिग्धता है, उसमें अस्पष्टता है। तो जो न्यायालय डिक्री का निष्पादन कर रहा है, अगर वह न्यायालय यह देखता है कि इस डिक्री में एम्बिगुअस या डिफेक्ट या संदिग्धता है, तो पहले तो वह न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि क्या संदिग्धता इस डिक्री में है कि नहीं। भाई जांच कर सकता है कि डिक्री के कहाँ जा सकता है, पीछे। अगला देखिए, आपका अगर न्यायालय में ये दिखाया जाए कि अधिकारिता का अभाव, यानी कि आप डिक्री को एग्जीक्यूट तो करा रहे हैं, लेकिन हजूर आपको इस डिक्री को लागू कराने की अधिकारिता नहीं है। यानी कि फिर देखिए उल्टा हो गया भाई, फिर एक बार सही किया जाए, वो बैक जाना है। यानी कि आपका फिर एक बार देखिए, जो न्यायालय डिक्री को एग्जीक्यूट करा रहा है, उस न्यायालय में ये तर्क रखा जा सकता है कि हजूर जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की थी, उस न्यायालय को इस मामले में जुरिडिक्शन नहीं था, अधिकारिता नहीं थी। अतः आप जिस डिक्री को लागू करा रहे हैं, वह डिक्री आपका अल्ट्रा वायरस पारित की गई थी, अधिकारातीत है। यानी कि जो दूसरा न्यायालय डिक्री पारित किया था, अपनी सीमा या लिमिट से कहाँ चला गया था, बाहर। और आप लोग भी जानते हैं कि जो डिक्री अधिकारिता का उल्लंघन करके पारित की गई है, वह डिक्री नल एंड वाइड होती है। और एविडेंस की एक धारा भी याद रखनी है, आपका 44, कौन सी धारा, किसी निर्णय को चैलेंज कर सकते हैं, निर्णय को खत्म करा सकते हैं, निर्णय को वाइड घोषित करा सकते हैं। आधार बताइए, तो कई बार बताया गया है। पहला आधार क्या है, अधिकार न्यायालय की अक्षमता। दूसरा क्या था, कपट। और तीसरा क्या था, दूषण, कंक्लूजन। यानी कि दूषण कितने आधार हैं, 3। अगर ये आप फिर एक बार देखिए, अगर जो न्यायालय डिक्री को एग्जीक्यूट करा रहा है, उस न्यायालय में अगर ये साबित कर दिया जाए कि जो डिक्री आप लागू करा रहे हैं, वह अक्षम न्यायालय ने पारित किया, कपट से डिक्री ले ली गई, या वादी प्रतिवादी ने आपस में क्या किया है, साठ गांठ करके डिक्री ले ली है, तो वह बताइए डिक्री अब रद्द की जाएगी कि बनी रहेगी, रद्द की जाएगी। और जब डिक्री रद्द की, यानी कि रद्द की जाएगी, इसका मतलब कि डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय डिक्री के कहाँ जाकर उसकी जांच कर रहा है, पीछे। भाई पीछे हम बता रहे हैं। अगला देखिए, आपका अगला ये आया कि जहां दो परस्पर विरोधी डिक्री हैं और दो सक्षम अधिकारिता वालों ने उसे पारित किया है। यानी कि आपका अब सेक्शन थोड़ा सीपीसी में जितने कंसेप्ट आप लोग बनाए हैं, सभी कंसेप्ट क्लियर रखिए। आपका सेक्शन 10 का रखना पड़ेगा, और सा कौन सा, 11 का। और फिर इस बिंदु पर हम आते हैं। देखिए अब पूरा कंसेप्ट इसमें बताना पड़ेगा, तब जाके लास्ट में हम बताएंगे। भाई पहले सेक्शन 10 आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए ये क्या कहता है। अगर एक मुकदमा किसी विषय पर चल रहा है और उसी विषय को लेकर भारत के किसी भी न्यायालय में, सक्षम न्यायालय में, अगर पश्चातवर्तीवाद यानी कि सब्सिक्वेंट सूट, यानी कि दूसरा मुकदमा दायर किया जाता है, तो सेक्शन 10 ये बताता है कि दूसरे मुकदमे को क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। कब तक रोका जाएगा, जब तक कि पहले मुकदमे में क्या न आ जाए, फैसला। और जैसे ही पहले मुकदमे में फैसला आएगा, तुरंत कौन सी धारा अप्लाई करेगी, और जो मामला पेंडिंग था दूसरा, उसको क्या कर देगी, डिसमिस।
अब दूसरा नियम अप्लाई करिए। मान लीजिए कि पहला मुकदमा आपका चल रहा था, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए। उसी बीच दूसरा मुकदमा भी दायर किया गया और किसी कारण से दूसरा मुकदमा रोका नहीं जा सका। क्या नहीं जा सका? रोका। और आपका ऐसी दशा में आपका पहले मुकदमे में भी डिक्री पारित हो गई आपका, और किसमें हो गई? दूसरे में भी। और दोनों डिक्रियां एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, माने एक में वादी जीता है और एक में कौन जीता? प्रतिवादी। अब क्या हो? तो भाई अब रेस जुडिकेटा का थोड़ा दायरा आगे बढ़ाइएगा। अगर एक ही विषय पर दो डिक्रियां पारित की गई हैं और दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अगेंस्ट, तो अब आप बताइए ऐसी दशा में रेस जुडिकेटा का नियम क्या कहता है कि किस डिक्री को एग्जीक्यूट कराना चाहिए? तो जो समय से क्या है, माने जिस, बैठिए भाई, यानी कि जिस मामले में समय की दृष्टि से पहले डिक्री पारित की गई है वह डिक्री एग्जीक्यूट कराई जाएगी और बाद वाली एग्जीक्यूट नहीं कराई जाएगी, क्योंकि इस मामले में भी रेस जुडिकेटा क्या करेगा? काम। तो क्या न्यायालय, यानी कि क्या निष्पादन न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि नहीं कि कौन सी डिक्री पहले पारित की गई है? बताइए, कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो इस प्रकार आपका ये अच्छा क्वेश्चन मेंस में भी बनता है, प्री में भी। क्या निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे जा सकता है कि नहीं? सामान्यतः नहीं। ये क्या बताया गया? सब एक्सेप्शन, सामान्यतः नहीं भाई आपका। अब आइए 47 के बाद देखा जाए 48। 48 अंतरिती हैं, यानी कि ट्रांसफरी हैं, यानी कि आपका, तो पहले तो उदाहरण अंतरिती का बनाया जाए तब तो। 49 में आपका एक प्रिंसिपल है इक्विटी का, और वह पूछा जाता है कि जो व्यक्ति इक्विटी चाहता है, जो व्यक्ति साम्य चाहता है, उसे साम्य का पालन करना चाहिए। इस सिद्धांत को 2 मिनट समझा दिया जाए तब आपका 49 2 लाइन की है, लेकिन क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए फिर भाई, साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना हक या अधिकार मांगिए, लेकिन जो विपक्षी या विरोधी पक्षकार का हक था उसे भी देने के लिए तत्पर और तैयार रहिए। यानी कि अपना हक मांगिए, लेकिन दूसरे का हक भी देने के लिए क्या करिए? तत्पर और तैयार रहिए। आपका इसका मतलब एक उदाहरण दूसरा देखा जाए तब सीपीसी में बैक हो जाए। मान लीजिए एक गुरु था और बी चेला था, शिष्य था इसका। चेले के पास एक घोड़ा था, घोड़े का मार्केट प्राइस था 1 लाख रुपया। तो गुरु ने चेले की इच्छा को डोमिनेट कर दिया, डिजायर को दबा दिया, और दबाकर वह 1 लाख का घोड़ा 1,000 रुपये में गुरु खरीद लिए। तो अब बताइए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं सही भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वाइडेबल है, शून्यकरणी है। तो किसको विकल्प है कि शांत रहे या कोर्ट का दरवाजा खटखटाए? गुरु की चेला? चेला। चेले के पास दो विकल्प, और जैसे ही ऑप्शन या विकल्प की बात आए तो वह संविदा याद रखिए क्या हो जाएगी? वाइडेबल। बिहार में उदाहरण देकर, एक तो दो उदाहरण आया था भाई बिहार में कॉन्ट्रैक्ट से। एक तो पूछा था गुरु चेला का संबंध किस सेक्शन से कवर होगा? तो 16 से, असम्यक असर। और दूसरा आपका पूछा गया था कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो जहां की एक पक्षकार को क्या रहता है? विकल्प, ऑप्शन, दोनों को नहीं। तो भी न्यायालय में जाता है और ये मांग करता है कि हजूर गुरु ने मेरी इच्छा को दबाया,
मुझसे 1 लाख का घोड़ा 1 हजार में ले लिया, अतः इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए और मुझे घोड़ा दिलवाया जाए। तो आपका चेला अपना घोड़ा मांग रहा है, तो गुरु से जो लिया है, कितना लिया है पैसा? 1 हजार। क्या उसको देने के लिए तत्पर और तैयार रहे कि ना रहे? यानी कि अपना हक चेला मांगे, लेकिन गुरु का भी जो हक है वह देने के लिए तत्पर और तैयार रहे। यानी कि अपना घोड़ा भी मांगे, लेकिन जो 1 हजार गुरु से लिया है वह देने के लिए तत्पर और क्या रहे? तैयार। इसी को हम कहते हैं कि साम्य चाहने वाले को, अपना हक मांगने वाले को दूसरे का भी हक देने के लिए क्या रहना चाहिए? तैयार। तो इसी सिद्धांत पर आपका कौन सी धारा आधारित है? 49। यानी कि सीपीसी की धारा 49 में डायरेक्ट में ही लिख लेना चाहिए। बिहार ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन बना रहा है। जो बिहार आयोग है, मैं फिर बता दूं, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी बना था कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। टीपीए के किस सेक्शन में समाहित हैं? 51 पिछली बार बिहार जे में बना, और सीपीसी की धारा 49 भी बन सकती है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। अब देखिए बैरेट की भाषा, तब आगे बताया जाए। डिक्री का हर अंतरिति तो पहले तो डिक्री बनाइए, तब तो अंतरण कराया जाएगा। ध्यान से देखिए उदाहरण, ए और बी। ए ने बी के खिलाफ 10,000 रुपए की डिमांड की और कहा कि उधार लिया, हमें दिलवाया जाए। कोर्ट में मुकदमा दायर किया। तत्पश्चात बी ने ये कहा था कि हजूर, ए भी हमारा कितना लिया है? 5,000। हमें भी ए से 5,000 रुपया क्या किया जाए? दिलवाया जाए। मुकदमा चला, दोनों पक्षकार जीते भी हारे भी। तो ए कितना जीता? 10,000। बी कितना जीता? 5,000। ए कितना हार गया? 5,000। और बी कितनी रकम हारा? 10,000। अब ए जो ये 10,000 की डिक्री ए के फेवर में पारित की गई है, ए इस डिक्री को ट्रांसफर कर देता है, अंतरित कर देता है। आपका किसको अंतरित करता है? सी को। तो सी डिक्री का क्या कहलाएगा? ट्रांसफरेरी, यानी कि अंतरित। अब जब टीपीए में आपको बताया जाएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो जब 10,000 रुपये ए ने बी को ट्रांसफर किया है, तो इसे एक स्पेशल नाम दिया जाएगा इस अंतरण को, एक्शनेबल क्लेम। नहीं, आप कहाँ, एक्शनेबल क्लेम या अनियोज्य दावा कहा जाएगा। और इस अनियोज्य दावे का ट्रांसफर किसने किया है? ए ने। किसको किया है? सी को। तो जो ये अंतरिती हैं, यानी कि जो सी हैं, उस डिक्री को उन साम्याओं के अधीन पाएगा जो साम्या आपका निर्णित ऋणी, यानी कि जजमेंट डेटर, यानी कि हारने वाला किसके खिलाफ रखता था? एक। अर्थात इसका मतलब आपका ए मान लीजिए सी को 10,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया। सी जाता है बी से मांग करता है कि डिक्री हम माने हमें ट्रांसफर की गई है ये 10,000 की, और हमें 10,000 रुपया तुम क्या करो? दो। तो बी को जो अधिकार ए के खिलाफ प्राप्त था, वे सभी अधिकार किसके खिलाफ भी प्राप्त होंगे? सी के। तो बी ए से कितना वसूल सकता था? कितना इसके फेवर में पारित की गई थी डिक्री? तो क्या बी सी से 5,000 रुपया मुजराई या सेटअप या कटौती करवाने का हकदार होगा कि नहीं होगा? सी ये नहीं कह सकता कि जाओ तुम ए से वसूलो। इसका मतलब ये हुआ कि सी जब साम्य चाह रहा है, यानी कि सी अपना 10,000 रुपये मांग रहा है,
तो बी के भी अधिकारों को वह मान्यता दे और जो बी का हक कितने का था, कितना जीता था, 5,000, वह भी वह देने के लिए तत्पर और तैयार रहे, तो देगा क्या, सेट ऑफ होगा, कटौती होगी, इसको हम क्या कहेंगे, मुजराई। तो सी अब कितना पा सकता है भाई, 5,000, क्योंकि बी का 5,000 इनमें से क्या, सी ये नहीं कह सकता कि 5,000 जाकर तुम किससे वसूलो, ए से, हमारा पूरा दो। ये कौन सी धारा बताती है, 49। अब आइए, इसके बाद आपका सेक्शन 50 आता है और 52 आता है, एक साथ पढ़ा जाता है। आपका 50 में है लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि विधिक प्रतिनिधि, और 52 में है आपका विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री। एक तो आपका प्री के लिए ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ आपका सदैव याद रखिए हेडिंग में गलत ना हो। अगर ये पूछे कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव किस सेक्शन में, तो 50 में, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन, तो आपका 52 मार्कर आएगा। शब्द में पकड़े रहिए, उत्तराखंड और इत्यादि राज्य इन्हीं शब्दों को इस समय बना रहा है। तो फिर एक बार शुरुआत किया जाए भाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। देखिए इसके लिए आपका मुख्य रूप से 211 पढ़ना है, फिर 146 भी पढ़ना है सेक्शन। इसके बाद आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वह मृतक से कैसे रिलेट होता है, यानी कि कैसा उसका रिलेशन होता है, मृतक के ब्लड से होता है कि मृतक की प्रॉपर्टी से। तो भाई बताया गया था ना किससे संबंधित होता है, मृतक की, और अगर मर गया है आपका मुकदमे का पक्षकार तो धारा 50 और कौन सी 52 बताया जाएगा। फिर एक बार शुरुआत देखा जाए भाई, शुरुआती दौर से देखिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव की परिभाषा आपका सेक्शन 211 में दी गई है, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका विधिक प्रतिनिधि, पहले तो ये जानिए कि जो विधिक प्रतिनिधि होता है वह जो प्रीवी होता है, प्रीवी मतलब संबंधित, ना है तो लिख लेना है, प्रीवी मतलब क्या, संबंधित, या संसर्गी, संसर्गी मने कोलिटरल, कोलिटरल मने सांपार्श्विक, सांपार्श्विक मतलब जुड़ा हुआ। तो मृतक के शरीर से जुड़ा होना चाहिए कि मृतक की प्रॉपर्टी से, यानी कि मरने वाले की प्रॉपर्टी जिन लोगों को मिलेगी वही लोग उस मृतक के क्या कहलाएंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। चाहे वह विल या वसीयत वाला हो, चाहे दान वाला हो या करार वाला हो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो आपका विधिक प्रतिनिधि में कौन शामिल है, जो कानून की दृष्टि में, विधि की दृष्टि में मृतक का प्रतिनिधित्व करे, जो मृतक की संपत्ति में दखलंदाजी करता है, और विधिक प्रतिनिधि का जो प्रतिनिधि है वह भी मृतक का विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा। इसमें बताया भी गया था। अब विधिक प्रतिनिधि आपका अब विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है, ये अनुज्ञा दी गई है आपका सेक्शन 146 के तहत। विधिक प्रतिनिधि, अगर आपका दो बातें याद रखिए कि अगर जो मुकदमे का पक्षकार था मुकदमा के पेंडिंग के दौरान या लिस पेंडेंस के दौरान या वाद लंबन के दौरान, यानी कि जब मुकदमा अभी क्या था, पेंडिंग, अगर उस दौरान पक्षकार मर जाए तो अभी बताया गया कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मुकदमे में पक्षकार बनेगा, और समय सीमा याद रखिए, अभी बताया गया आपका कितने समय के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिकॉर्ड पर आ जाए, 90 दिन।
और अगर ये 90 दिन के अंदर माने आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड पर क्या किया जाए ला जाए, और डिक्री अब जो पारित होगी वह निर्णित ऋणी के विरुद्ध नहीं बल्कि विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध पारित होगी, क्योंकि प्रतिवादी तो मुकदमा के दौरान ही क्या हो चुका है, मर चुका है। तो अगर फिर एक बार देखिए दोनों को भाई एक साथ बताया जाए ना तब, क्योंकि कंसेप्ट पहले बनाइए तब आगे बढ़ा जाए। मेन कंसेप्ट है ए बी में मुकदमा चल रहा था और इसी दौरान मुकदमे के दौरान ही कौन मर गया, बी। तो बी की जगह पर इसका विधिक प्रतिनिधि कौन आ गया, सी। अब मुकदमा किसके बीच चल रहा है ये बताइए। तो ए तो वाद का पक्षकार है लेकिन सी पक्षकार तो अब हो गया है, लेकिन आपका डिफेंडेंट या प्रतिवादी का क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब ए जीता और सी हार गया, तो ऐसी दशा में जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है वह निर्णित ऋणी के विरुद्ध की है कि उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध। भाई बी तो मर गया और सी बी, फिर एक बार देखिए उदाहरण को। बी के मरने के बाद मुकदमे के दौरान सी को रिकॉर्ड पर लाया गया, सी का नाम प्रतिवादी के रूप में मुकदमे में रखा गया। उसके बाद मुकदमे में फैसला आया, तो अब जो जजमेंट आया है वह बी के विरुद्ध आया है कि सी के, सी के। तो सी क्या था भाई, लीगल रिप्रेजेंट। तो विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री अगर ये दे, विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री दे, यानी कि डिक्री प्रतिवादी के विरुद्ध नहीं पारित की गई है, किसके विरुद्ध पारित की गई है, विधिक प्रतिनिधि। तब सेक्शन 52 अप्लाई करिएगा। कौन सा सेक्शन, 52। मैं फिर बता दूं, यानी कि प्रतिवादी बीच में ही मर गया हो तब कौन सी धारा अप्लाई होगी, आपका 52। दूसरा नियम देखिए, अगर ए बी में मुकदमा चला, ए जीता 10,000 रुपया और कौन हार गया, बी। तत्पश्चात आपका हुआ क्या, बी जैसे ही सुना कि मैं हार गया आपका सदमा बी को लग गया और बी आपका जजमेंट आने के बाद क्या हुआ, आपका मर गया। तो बताइए डिक्री किसके विरुद्ध पारित की गई, निर्णित ऋणी के विरुद्ध की उसके विधिक प्रतिनिधि। लेकिन उसका अभी क्या नहीं हो पाया है, एग्जीक्यूशन, क्योंकि ए 10,000 रुपया अभी वसूल। तो अब ए वसूलेगा, भाई मरे हुए आदमी से तो लाश से वसूलेगा नहीं, तो इसके लिए कौन सी धारा काम करेगी, 50। यानी कि दोनों में अंतर ये आया कि धारा 50 में या 50 में ये है कि डिक्री जो पारित की गई है वह निर्णित ऋणी के या जजमेंट डेटर के अगेंस्ट में की गई, लेकिन डिक्री की रकम वसूलने के पहले ही वह क्या हो गया, मर गया। और सेक्शन 52 में कब मरता है, डिक्री पारित करने के पहले, यानी कि अभी मुकदमे के क्या दौरान। तो इसके लिए आपका कल हम बताएंगे कि आपका 50 में कैसे निष्पादन किया जाएगा, 52 में। लेकिन एक लाइन जरूर याद रखें कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव किस लिमिट तक उत्तरदायी होता है, तो जिस लिमिट या सीमा तक वह मृतक की प्रॉपर्टी क्या किया है, पाया है और उचित तरीके से बयान न किया हो। तो बताइए उचित तरीका क्या है बयान का, तो कफन दफन कहा जाता है, एक शब्द यूज किया जाता है। जो कफन दफन चाहे मुस्लिम लाओ या हिंदू लाओ, पहले कफन दफन का खर्चा क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। उसके बाद वकील का खर्चा, अंतिम संस्कार का खर्चा, उसके बाद जो बचेगा तब उसी को कुर्क करके वसूली की जाएगी। यानी कि एक भूमिका बांधी गई आपका। तो इसको कल डिटेल में हम थोड़ा बताएंगे 50, क्योंकि सब भाई 9:45 हो गया तो समय